डार्क गैदरिंग एपिसोड नंबर 3। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यायोई के रूम की सारी डॉल्स कांप रही होती हैं। इन डॉल्स को देखकर केटारो बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद यायोई केटारो से कहती है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, पर इसके लिए मुझे तुम्हारे नाखून चाहिए होंगे। केटारो सोचता है कि यायोई पागल है क्या जो मेरे नाखून मांग रही है। अगली सुबह केटारो वापस से यायोई को ट्यूशन देने के लिए जाता है। केटारो रास्ते में सोचता है, कल रात जो भी कुछ हुआ उसके बाद मैं वापस से नहीं जाना चाहता हूँ, पर मुझे एको की भी चिंता है। उसने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। इसके बाद केटारो एको के घर पहुंच जाता है और एको घर का दरवाजा खोलती है। एको हमेशा की तरह खुश दिख रही होती है। ये देखकर केटारो सोचता है कि एको को देखकर नहीं लगता कि जैसे कुछ भी उसके साथ गलत हुआ है। उसके बाद एको वापस से केटारो को समझाती है कि जब से यायोई उसके साथ रहने लगी है उसके बाद से उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है, उसे इसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। तभी वहाँ यायोई आ जाती है जो केटारो के नाखून काटने लगती है। यायोई को देखकर केटारो फिर से डर जाता है और यायोई को मना कर देता है। अगले सीन में यायोई और केटारो पढ़ाई कर रहे होते हैं, पर यायोई बार बार केटारो के नाखून के लिए जिद कर रही होती है, पर केटारो मना कर देता है। तभी वहाँ पर एको आ जाती है जो फिर से केटारो को एक और भूतिया जगह पर ले जाने के लिए कहती है, और केटारो हमेशा की तरह फिर से मना कर देता है। जैसे ही यायोई फिर से केटारो को चलने के लिए कहती है तो केटारो उस पर चिल्लाने लग जाता है और कहता है, मुझे भूतिया चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। मैं पहले ही एक कर्स में फंस चुका हूँ, मुझे इन सब चीजों से दूर रहना है, मुझे उलझना नहीं है। जिस पर यायोई कहती है, मुझे लगता था कि तुम्हें भी भूतिया चीजें पसंद है और ये तुम्हारा कर्ज भी। जिस पर केटारो कहता है, अगर मेरा वश चलता तो मैं कब का इस कर्ज से बाहर आ चुका होता। केटारो की बात सुनकर यायोई एको से गाड़ी चालू करने के लिए कहती है और दोनों लोग अकेले ही भूतिया जगह पर चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि एको और यायोई आपस में बात कर रहे होते हैं। एको कहती है, हमें केटारो को अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। जिस पर यायोई कहती है, मुझे लगा था कि केटारो को भी भूतिया चीजें पसंद है और वो अपने कर्ज को अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखा है, पर अब मैं समझ गई हूँ। इसके बाद यायोई बताती है कि केटारो के कर्ज को दूर किया जा सकता है और वो लोग कर्ज को दूर करने के लिए कुछ सामान लेने के लिए चले जाते हैं। हमें साथ में ये भी पता चलता है कि ऐसा ही सेम कर्ज एको को भी लगा हुआ था, जिसकी वजह से एको अपने दोनों हाथों में ग्लव्स पहनकर रखती थी। हम आगे देखते हैं कि केटारो वहां से जाने के बाद एक स्टोर की तरफ चला जाता है। केटारो वहां पर यायोई के लिए पढ़ाने के लिए कुछ सामान लेने के लिए भी जाता है। आगे यायोई एको को बताती है वो लोग एक धार्मिक सिटी में जा रहे हैं। वहां पर एक मंदिर है और उस मंदिर में उन बच्चों को दफनाया जाता है जिनकी जन्म लेने से पहले ही मौत हो जाती है। उस मंदिर में बुद्धा के बहुत सारे स्टैचूज हैं जो माँ और बच्चे को दर्शाते हैं। यायोई आगे बताती है, वहां पर बच्चों की आत्माओं को भी देखा जा सकता है। किसी वजह से एक देवी किसी मोजीन बुरी आत्मा में बदल गई है जो वहां पर लोगों को परेशान करती है। हम देखते हैं कि मंदिर के पास पहुंचते ही यायोई को रास्ते में चारों तरफ भूत दिखने लगते हैं। आगे मंदिर पर पहुंचते ही एको गाड़ी रोक देती है। यायोई एको से गाड़ी में ही रुकने के लिए कहती है और उसे बताती है कि अगर वो 1 घंटे में वापस न आए तो वो किसी को हेल्प के लिए बुला ले। इसके बाद यायोई मंदिर में अकेली चली जाती है। हम देखते हैं कि चारों तरफ बहुत ही डरावना माहौल होता है। यायोई सोचती है कि मैंने यहाँ आते ही 5-6 आत्माएं देखी थी, पर मुझे अभी केवल एक दिख रही है, मतलब बाकी के भूत यहीं कहीं छुपे हुए हैं। जैसे ही यायोई मंदिर के अंदर जाती है तो हमें बहुत सारे बुद्धा के स्टैचूज दिखाई देते हैं। यायोई उनके बीच से होते हुए निकलती है और घर की तरफ बढ़ रही होती है। हमें बताया जाता है कि देवी किसी मोजीन पहले बच्चों को खाया करती थी, पर एक दिन बुद्धा ने किसी मोजीन के एक बच्चे को छुपा दिया था, जिसकी वजह से किसी मोजीन को महसूस हुआ कि अपने बच्चों को खोना कैसा लगता है। उसके बाद से किसी मोजीन ने कभी भी बच्चे को नहीं खाया, बल्कि उनकी रक्षा करना शुरू कर दिया था। लेकिन जो बच्चे जन्म होने से पहले मारे गए उनकी आत्माएं किसी मोजीन के पास चली गईं, जिसकी वजह से उन बच्चों को कभी मुक्ति नहीं मिली और बच्चों की आत्माओं की वजह से किसी मोजीन एक बुरी आत्मा में बदल गई। आगे हम देखते हैं कि सामने वाले घर के दरवाजे पर वो देवी का भूत बैठा होता है, जिसके आसपास बहुत सारे बच्चों के भूत घूम रहे होते हैं। ये देखकर यायोई थोड़ी डर जाती है। यायोई सोचती है, केटारो तुम्हें बचाने के लिए आज मैं एक देवी का शिकार करूंगी। पर हम देखते हैं कि वो देवी का भूत यायोई को पकड़ लेता है
और एक बुद्धा का स्टैचू यायोई के पीछे आ जाता है, जो कि कुछ देर पहले नहीं था। उसके बाद बच्चों के भूत उस स्टैचू को यायोई के ऊपर पटक देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एको गाड़ी में यायोई का इंतजार कर रही होती है, पर 1 घंटा बीत चुका होता है और यायोई नहीं आती है, जिसके बाद एको मदद बुलाने के लिए वहां से चली जाती है। हम आगे देखते हैं कि यायोई देवी के भूत से छुपकर पेड़ के नीचे बैठी होती है। वो सोचती है कि उसके पीठ पर रखे हुए हथियार की वजह से वो बच पाई, पर उसके पैर में चोट लग गई है। इसके बाद यायोई अपने बैग से पेपर डॉल्स निकालती है और उस पर अपने बाल बांध देती है। हमें बताया जाता है कि अगर हम अपने शरीर के किसी भी हिस्से को पेपर डॉल से बांध दें तो वो डॉल हमारी डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है। तभी वहां पर एक बच्चे की आत्मा आ जाती है। यायोई कहती है, मैं बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तभी सीन वापस से केटारो की तरफ शिफ्ट होता है। केटारो स्टोर में यायोई के लिए पेंसिल खरीद रहा होता है। तभी वहां पर एको आ जाती है। एको केटारो को यायोई की मदद करने के लिए कहती है, पर केटारो मना कर देता है। जब एको केटारो को बताती है कि यायोई उसके कर्ज को दूर करने के लिए वहां पर गई है, ये सुनकर केटारो यायोई की मदद करने के लिए तुरंत चला जाता है। अगले सीन में हम वापस से यायोई की तरफ चलते हैं। यायोई देवी के भूत से बचकर भाग रही होती है, पर तभी यायोई जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही भूत उसे पकड़ने वाला होता है, यायोई एक पेपर डॉल निकालती है जो देवी के भूत को एक बच्चे के जैसा दिखता है। यायोई भूत को धमकी देती है कि वो उसे मार देगी, तो देवी का भूत थोड़ा पीछे हट जाता है, जिसका फायदा उठाकर यायोई वहां से भाग जाती है। इसके बाद यायोई अपनी पेपर डॉल्स की हेल्प से भूत को चकमा दे देती है और खुद घर के अंदर पहुंच जाती है, जिसमें देवी की एक बड़ी सी मूर्ति भी रखी हुई होती है। यायोई देखती है कि सभी बच्चों के भूत एक एक करके वहां से चले जाते हैं। ये देखकर यायोई थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि यायोई को बचाने के लिए केटारो भी उस मंदिर में पहुंच जाता है। केटारो को मंदिर में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है, पर यायोई को बचाने के लिए केटारो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि केटारो यायोई को आवाज लगाता है। जैसे ही यायोई केटारो को देखती है, उसके पीछे बहुत सारे भूत पड़े होते हैं। उसके बाद यायोई हथौड़े से मूर्ति की उंगली तोड़ देती है। जैसे ही केटारो यायोई के पास पहुंचता है तो यायोई केटारो की तरफ कूद जाती है और केटारो उसे गोदी में लेकर तेजी से भागने लगता है और वो लोग बड़ी ही मुश्किल से बचते हुए वहां से भाग जाते हैं। पर रास्ते में एको की गाड़ी पर स्क्रैच आ जाता है। एक अच्छा लड़का होने की वजह से गाड़ी के स्क्रैच और यायोई का मेडिकल का खर्चा केटारो ही भरता है, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी भी होता है। आगे हम देखते हैं कि केटारो यायोई को अपनी पीठ पर बैठाकर घर ले जा रहा होता है। केटारो यायोई को उसके लिए इतना सब करने के लिए शुक्रिया भी कहता है। यायोई को भी अपने माता पिता की याद आ जाती है। यायोई सोचती है कि अगर एक्सीडेंट के दिन वो कुछ कर पाती तो शायद उसकी माँ उसके पास होती। जिसके बाद यायोई कहती है, अगर मेरे फ्रेंड्स को कुछ भी होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। केटारो, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं घर पहुंचकर तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। तुम मेरा विश्वास करो। क्या तुम वापस से मेरे कमरे में चलोगे? ये सुनकर केटारो यायोई की बात मान जाता है। आगे सभी लोग घर पहुंच जाते हैं। केटारो यायोई को लेकर उसके कमरे में चला जाता है। यायोई बताती है कि अगर ह्यूमन शेप की डॉल्स में अपना कोई पार्ट डाल दो तो तुम्हारे ऊपर होने वाली सभी बुरी चीजें उस डॉल के साथ होती हैं। इसके बाद यायोई अपने रूम का दरवाजा खोलती है। केटारो देखता है कि कुछ डॉल्स वहां पर टूटी हुई पड़ी होती हैं, जिस पर यायोई बताती है कि यहाँ पर रखी सभी डॉल्स में मेरा कुछ न कुछ पार्ट है, जैसे नाखून, बाल या मेरा खून। ये डॉल्स भी पेपर डॉल की तरह काम करती हैं। मुझ पर होने वाले सभी हमले इन डॉल्स पर जाते हैं, जिससे मुझे कोई भी नुकसान नहीं होता। अगर ये डॉल आपस में हमला करती हैं तो इससे सभी डॉल्स को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि सभी के अंदर मेरा कुछ ना कुछ पार्ट है। अगर कोई डॉल सुसाइड करने का ट्राई करती है तो बाकी के डॉल्स उसे ऐसा करने से रोक देंगी, क्योंकि इससे उनको भी नुकसान पहुंचेगा। ऐसा करके मैंने पूरी होजू की फैमिली को सुरक्षित किया हुआ है। जिस पर केटारो सोचता है, यायोई तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लान बना के बैठी है, इसीलिए वो मुझसे मेरा नाखून मांग रही थी। यायोई बताती है कि वो केवल ये सब उन्हें दिखाती है जिन लोगों पर उसे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। इसके बाद यायोई मंदिर से लाई हुई उंगली जमीन पर फेंक देती है। यायोई बताती है कि जो डॉल्स टूट गई हैं वो आज का हमला नहीं सह पाई और इसकी वजह से बाकी के डॉल्स
बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। यायोई सभी डॉल्स से कहती है ये उंगली ही है जिसने ये सब किया है और इसके अंदर मेरा कोई पार्ट भी नहीं है। उसके बाद सभी डॉल उस उंगली पर हमला कर देती हैं, जिससे उंगली के अंदर वाली आत्मा बुरी तरह से चिल्लाने लगती है और यायोई से उसे बचाने के लिए भीख मांगने लगती है। ये देखकर केटारो डर जाता है और सोचता है कि अब मैं समझा कि यायोई कैसे आत्माओं को कंट्रोल करती है। केटारो यायोई से पूछता है कि तुम इन आत्माओं को क्यों कैद कर रही हो, जिस पर यायोई बताती है कि जिस आत्मा ने उसकी मम्मी की आत्मा को अपने बस में किया हुआ है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उससे लड़ने के लिए उसे एक ताकतवर फौज चाहिए होगी। वो आगे बताती है कि मैं अपनी मम्मी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। यायोई आगे बताती है कि अगर मेरे पैर में चोट नहीं लगी होती तो मैं उस देवी की पूरी मूर्ति उठाकर ले आती और उससे तुम्हारा कर्ज भी दूर हो जाता। वो देवी का भूत तुम्हारे हाथ के कर्ज वाले भूत को पूरी तरीके से हटा देता। ये सुनकर केटारो चौंक जाता है। केटारो सोचता है कि अगर भूत को भूत से लड़वा कर मेरा कर्ज दूर हो सकता है तो इसका मतलब मेरे साथ जिस लड़की को कर्ज लगा था उसका कर्ज भी ठीक हो सकता है। हमें आगे पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं एको ही होती है। आगे यायोई कहती है कि मेरा और तुम्हारा गोल भले ही अलग हो पर हमारे रास्ते एक ही हैं। हम खतरनाक से खतरनाक भूतों को पकड़कर बुरी आत्माओं को खत्म कर देंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।